अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उम्मीद रखता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सो दिस इज़ द थर्ड एंड द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑन द टेंशन मेंबर्स। अभी तक जो हमने कवर किया, हमने ये देखा कि टेंशन मेंबर्स होते क्या हैं और टेंशन मेंबर्स में क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल होती हैं, लिमिट स्टेट्स कौन कौन सी थी, ग्रॉस एरिया, नेट एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या कुछ होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। और उसके अलावा हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे, बेल्ट कनेक्शन भी देखे, बोल्ट कनेक्शन भी देखे, और फिर उनकी जो शील्डिंग स्ट्रेंथ और उनकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की गई थी। देन अगेन अगर कनेक्शन सेकंड लेक्चर में हमने ये था कि अगर बोल्ट्स की फॉर्मेशन स्टैगर्ड हो तो फिर उसकी जो हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ और वो कैसे कैलकुलेट करनी है। इस लेक्चर में हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर कोई भी एक मेंबर है तो उसकी अगर उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस मतलब कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर कोई मेंबर आपको डिज़ाइन करने का बोला जाएगा, अगर दिस इज़ द गिवन लोड एंड यू नीड टू डिज़ाइन, या आपने उसको बताना है कि भाई कौन सा सेक्शन यूज़ करें इस लोड के लिए फॉर द केस ऑफ टेंशन मेंबर्स, तो वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि डिफरेंस होता है क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एनी सेक्शन। ठीक है, वो सेक्शन टेंशन मेंबर ही हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर्स होता है। सो हेयर इफ़ यू कैन सी, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अब एनालिसिस की जब मैं बात करता हूँ, एनालिसिस में भी हम दो चीज़ें देखेंगे कि इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, मेंबर की यील्डिंग कि वो कितने पे यील्ड होगा या फ्रैक्चर कितने पे होगा, उसके लिए क्या था। जैसे मैं प्रीवियसली रिपीट कर देता हूँ, यील्डिंग के लिए हम करते थे यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर, वो जो स्टील होती है उसको ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करते थे, ये हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग आ जाती थी। और जब हम उसको किसी भी रिडक्शन फैक्टर या रेजिस्टेंट फैक्टर जिसको 5 की वैल्यू थी, विच इन केस ऑफ यील्डिंग वाज 0.9 और फ्रैक्चर के केस में वो 0.75 बन जाता था, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नॉमिनल यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाती थी। ठीक है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम ये कह सकते थे कि दिस वाज द डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग। इन केस ऑफ फ्रैक्चर डिफरेंस क्या था, सिर्फ एफ वाई की जगह एफ यू करते थे, क्रॉस एरिया की जगह हम इफेक्टिव एरिया यूज़ करते थे। देन अगेन जो रेजिस्टेंट फैक्टर था दैट वाज 0.75 फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर। अच्छा, अब हमारे पास इस चीज़ में देखें तो हमारे पास जब एनालिसिस की बात की जाए तो आपके पास गिवन क्या होगा, ये जो ग्रीन इनसर्कल्ड पोर्शंस हैं ये आपके पास गिवन होगा कि आपके पास यील्डिंग स्ट्रेंथ गिवन होगी, आपके पास 5 की वैल्यू गिवन होगी, और आपको एक सेक्शन दिया होगा उसका ग्रॉस एरिया। अगर सेक्शन कोई दिया हुआ, लेट्स से डब्ल्यू सेक्शन है, तो सीरीज़ में जाके उसके डिज़ाइन मिरर में जाकर उसका ग्रॉस एरिया देख सकते हैं। तो आपको यील्डिंग स्ट्रेंथ गिवन है, आपको ग्रॉस एरिया गिवन है, आपको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर गिवन है, ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये है कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है फॉर द केस ऑफ यील्डिंग, जितने पे जाके वो यील्ड हो जाएगा। तो बेसिकली आप उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द केस ऑफ एनालिसिस। या अगर आपको कोई अल्टीमेट लोड गिवन है तो आप चेक कर सकते हो कि इसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी उस जितनी है उससे कम में हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर क्या करेंगे, फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर भी ये है कि आपको एफ अल्टीमेट गिवन होता है, इफेक्टिव एरिया गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, और आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली एनालिसिस में क्या है कि आपको ये पैरामीटर्स नोन होते हैं जो ग्रीन इनसर्कल्ड है, और अननोन क्या होते हैं ये जो रेड इनसर्कल्ड है, मतलब आप लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं फॉर द केस ऑफ एनालिसिस। डिज़ाइन में क्या होगा, डिज़ाइन में ये होता है कि डिज़ाइन में आपके पास अल्टीमेट लोड गिवन है, आपको लोड्स दिए होंगे, आपने लोडिंग कॉम्बिनेशन निकालने और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने अल्टीमेट लोड निकालेंगे या अलाउबल लोड निकालेंगे, और फिर आपको मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ भी गिवन होगी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ गिवन होगी। आपने क्या करना है, आपने वो मेंबर बताना है कि वो मेंबर कौन सा मेंबर यूज़ करूं ताकि ये जो अल्टीमेट लोड है, और अगर मेंबर की स्ट्रेंथ ये है तो वो मेंबर का साइज़ क्या होना चाहिए। सो बेसिकली आपने मेंबर का ग्रॉस एरिया, जब हमें ग्रॉस एरिया पता चल जाएगा तो हम मेंबर जाके डिसाइड कर लेंगे भाई कौन से मेंबर का ग्रॉस एरिया इतना है जितना रिक्वायर्ड है। जैसे इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग स्लाइड्स जैसे हम एक प्रॉब्लम करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो डिज़ाइन अप्रोच में क्या होता है कि आपको एरिया फाइंड करना होता है, जबकि आपको गिवन क्या होता है, अल्टीमेट लोड गिवन है, आपको यील्डिंग स्ट्रेंथ गिवन है। हाउएवर इन केस ऑफ एनालिसिस आपको अल्टीमेट लोड फाइंड करना होता है, भाई उस मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और आपको यील्डिंग स्ट्रेंथ और एरिया गिवन होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है नॉन्स और अननोन्स में। डिज़ाइन में क्या करेंगे कि फिर आपको अल्टीमेट लोड्स गिवन होंगे, मतलब लोड गिवन होंगे, लोड कैलकुलेशन डेट गिवन होगा, लाइव लोड गिवन होगा, लोड कॉम्बिनेशन लगाएंगे और हमारे पास अल्टीमेट लोड आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उस लोड को बर्दाश्त करने के लिए वो हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम उससे मेंबर चूज़ करेंगे भाई मेंबर हमने यूज़ कौन सा करना है। सही,
होपफुली इंशाल्लाह आपको इन द कमिंग स्लाइड आपको क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि हमारे पास इन केस ऑफ डिज़ाइन इक्वेशंस कौन कौन सी होती है कि हमें अल्टीमेट लोड गिवन है, एफ आई गिवन है, और एरिया निकालिए. एरिया कैसे निकालूंगा, ये वाला जो फैक्टर होगा फाई और एफ आई, ये अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो आई वुड प्रॉब्ली बी फाइंडिंग ग्रॉस एरिया जो मुझे रिक्वायर्ड है. ठीक है, अब अल्टीमेट लोड कैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास लोडिंग कॉम्बिनेशन है. फॉर द केस ऑफ फॉर द LRFD अप्रोच, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन अप्रोच, उसके लिए ये लोडिंग कॉम्बिनेशन है. और ये वाली जो लोडिंग कॉम्बिनेशन है ये ASD अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड से है. ठीक है, ये हमें ASC मैनुअल से पता चलता है कि ये लोडिंग कॉम्बिनेशन है. अगर डेड गिवन हो या डेड प्लस लाइफ हो या रूफ लाइफ या डिफरेंट लोड्स गिवन है तो उससे हम अल्टीमेट लोड निकालेंगे. और एफ आई हमें पता होगा तो हम ग्रॉस एरिया फाइंड कर लेंगे. ये तो हो गया यील्डिंग के लिए कि यील्डिंग में क्या होता है कि हमारे पास अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू एफ वाई इंटू ए जी. और फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर के लिए क्या हो जाएगा, एफ वाई यूज़ नहीं करेंगे हम, उधर एफ यू दैट इज एफ अल्टीमेट और इफेक्टिव एरिया यूज़ करेंगे. अब इफेक्टिव एरिया से ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमें पता है इफेक्टिव एरिया इज शेयर लाइफ फैक्टर टाइम्स नेट एरिया. ठीक है, नेट एरिया को जब हम शेयर लाइफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव एरिया, और फिर फर्दर नेट एरिया किसके बराबर होता है, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स. सही हो गया. अब उसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं जैसे मैंने इधर रीअरेंज किया तो क्या हो जाएगा कि पी यू इज इक्वल टू ये जो फैक्टर है फाई एफ अल्टीमेट और यू, ये तीनों मल्टीप्लाई होके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. ठीक है, अगर इसके डिनोमिनेटर में आ जाने चाहिए. एंड अगर मैं आपको बना सकूँ ये इधर आ जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, तो जब इसके नीचे आ जाएगा तो हमारे पास ये राइट साइड पे टर्म बच जाएगी ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स. अब मुझे तो ग्रॉस एरिया फाइंड करना है ताकि मुझे मेंबर का फुल साइज फाइंड करना है. मुझे ग्रॉस एरिया पता होगा तभी मैं मेंबर चूज कर सकूंगा. तो एरिया ऑफ होल्स इस साइड पर आ जाएगा. तो इक्वेशन फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर क्या हो जाएगी, वो कुछ ये हो जाएगी. यील्डिंग के लिए हम इधर से रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे और फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर उसके लिए हमें रिक्वायर्ड एरिया हम इस इक्वेशन से निकालेंगे. बेसिक डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उधर एफ वाई यूज हो रहा है, इधर एफ अल्टीमेट यूज हो रहा है. उधर शेयर लाइफ फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शेयर लाइफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है. बाकी हमें इसमें एरिया ऑफ होल्स ऐड करने पड़ेंगे अगर रिक्वायर्ड एरिया निकालना है फॉर द फ्रैक्चर. ठीक है जी. अब एरिया ऑफ होल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें सिर्फ अननोन क्या है अभी ये. ठीक है, बाकी सब नोन होता है. अब इसमें एरिया ऑफ होल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ होल्स के लिए हमारा पता है कि पहले तो पता चाहिए नंबर ऑफ होल्स. एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ होल्स, टी स्टैंड फॉर थिकनेस ऑफ द मेंबर, वो जो फ्लैंज की थिकनेस हम देखते थे. ठीक है, अगर फ्लैंज में होल है, अगर वेब में होल होगा तो वेब की थिकनेस डालेंगे. और फिर डाया ऑफ होल. ठीक है, हमें गिवन होगा बोल्ट्स किस डाया के हैं, हम उधर से डाया ऑफ होल निकालेंगे. नंबर ऑफ होल्स भी बने होंगे. थिकनेस, अब थिकनेस कैसे पता चलेगी, फ्लैंज की थिकनेस, जबकि हमें अभी तो मेंबर पता ही नहीं कि मेंबर यूज़ कौन सा कर रहे हैं. सो थिकनेस हम इनिशियली अज्यूम करते हैं. अगले प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह आपको उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. और साथ में यू की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे, 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई एल. देन अगेन एक्स डैश भी अननोन है. ये दो चीज़ें अननोन है. ये हमें तब पता चलती है जब हमारे पास मेंबर एक गिवन हो कि भाई डब्ल्यू सेक्शन है 12/45 तो उसकी थिकनेस इतनी होगी, उसकी एक्स डैश इतना होगा. ठीक है, ये कैसे करेंगे ये आगे अगले एग्जाम्पल में आने वाली है चीज़. ठीक है, अगर ना गिवन हो तो हम इनिशियली यू की वैल्यू 0.8 एज्यूम कर लेंगे. सही है. सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर फॉर द डिज़ाइन इक्वेशंस. अब हम चलते हैं आगे. एक चीज़ और है सिलेंडरनेस रेशियो. जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं एमओएस सब्जेक्ट में, एमओएस 2 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सिलेंडरनेस रेशियो. इट इज़ द लेंथ ऑफ द मेंबर. लेंथ भी कौन सी थी, इफेक्टिव लेंथ. लेंथ ऑफ द मेंबर टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, लेंथ ऑफ द मेंबर मतलब जिसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते थे. ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जैसे मैं अगर मैं बात करूँ तो इफेक्टिव लेंथ कुछ ऐसे आ जाती थी और उसके बाद डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, इन दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड सिलेंडरनेस रेशियो. ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे आता है, उसका फॉर्मूला ये था R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय ए. अगर लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वाला यूज़ करेंगे, आई मिनिमम यूज़ करेंगे. ठीक है, अगले एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा. और आई को अगर मैं रीअरेंज करूँ, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आई इज इक्वल टू R स्क्वायर ए बन जाएगा. सो ये आपको नज़र आ रहा है. जैसे हमारे पास एक मेंबर है, ऐसे भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, किसी भी डिफरेंट शेप में हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज स्लेंडरनेस रेशियो. और स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट क्या है. ठीक है, हमारे पास ये अभी तक हमने चेक किया कि दो क्राइटेरियाज थे कि फ्रैक्चर ना हो. ठीक है, ये लिमिट स्टेट थी. दूसरा क्या था, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो जाए. और एक्सेसिव डिफॉर्मेशन का जब मैं बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स हमने उसकी यील्डिंग ना हो. एक फिनोमेना एक्सेसिव डिफॉर्मेशन में एक तो जो वो यील्ड ना कर जाए मेंबर, और दूसरा ये है कि अगर लेट से यील्ड नहीं पी हुआ तो लेटरल डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो जाए. मतलब स्लेंडरनेस रेशियो भी विद इन लिमिट्स रहनी चाहिए. ठीक हो जाएगा. सो तीन चीज़ें देखनी है कि मेंबर यील्ड नहीं करना चाहिए, मेंबर फ्रैक्चर नहीं करना चाहिए, और मेंबर की एज अ होल उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी स्लेंडरनेस रेशियो जो गिवन है, ताकि ऐसा ना हो कि बकलिंग हो जाए उसमें.
मसला क्या आता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक बकलिंग टर्म यूज होती है कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट से एक्सीड कर जाएगी तो वो मेंबर बकल कर जाएगा। जब मैं बात करूं बकलिंग की, बकलिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये ऐसे इस किस्म की डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, लेटरल डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि बकलिंग। अगर ये फिनोमेना भी हो जाए तो दैट मीन्स कि मेंबर फेल हो गया। सो हमें कोड क्या कहता है, स्पेसिफाई करता है कि आपकी स्लेंडरनेस रेशियो विद इन लिमिट्स रहनी चाहिए, वो ये भी आपने चेक लगाना है। सो क्या है, किस लिमिट में रहनी चाहिए। स्टील स्पेसिफिकेशन लिमिट्स द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर्स। टेंशन मेंबर्स के लिए कुछ और वैल्यूज है, कंप्रेशन मेंबर्स के लिए कुछ और होती है। बिकॉज ऑफ लेटरल डिफ्लेक्शन, कि बहुत ज़्यादा लेटरल डिफ्लेक्शन ना हो जाए, इस वजह से स्लेंडरनेस रेशियो को लिमिट किया जाता है। और इस लेटरल डिफ्लेक्शन फिनोमेना को हम बकलिंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये ना हो जाए कि स्लेंडरनेस रेशियो, अगर मेंबर की बहुत ज़्यादा स्लेंडरनेस रेशियो है मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सेसिव वाइब्रेशंस होने के चांस हैं। और ये भी चांसेस हैं कि स्ट्रेस रिवर्सल्स होना शुरू हो जाए। स्ट्रेस रिवर्सल की जब मैं बात करूँ, दैट मीन्स ये हो सकता है स्ट्रेस रिवर्सल कि अगर मेंबर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पहले अब जैसे इस फेज में देखें कि इधर कंप्रेशन है, ठीक है, इस वाली साइड पर कंप्रेशन है और इस साइड पर टेंशन है इस फेज पर। लेकिन अगर मेंबर की लेंथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो देयर आर चांसेस कि एक साइड पर कंप्रेशन और टेंशन हो और फिर कुछ हाफ में ये कुछ ऐसे फिनोमेना हो रहा हो, ठीक है, कि इधर कंप्रेशन आया, इधर टेंशन आई, और फिर अचानक ऐसा हो कि स्ट्रेस रिवर्सल मेंबर की लेंथ जो कि बहुत ज़्यादा है तो इधर कंप्रेशन हो जाए और इधर टेंशन हो जाए। सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया हूँ। सो स्ट्रेस रिवर्सल का मतलब ये है कि अगर एक फेज पर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वुड हैव बीन थोड़ा सा गलत हो गया। ये अगर मैं मेंबर ऐसे है और ये इसको मैं इधर सपोर्ट दी हुई है, सही है। सो इस फेज पर क्या है, टेंशन, एंड इस फेज पर क्या है, कंप्रेशन, ठीक है। बट फॉर द लोअर हाफ इस फेज पर क्या बन रहा है, टेंशन, और इस फेज पर बन रही है तो कंप्रेशन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्ट्रेस रिवर्सल, कि अगर मेंबर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, स्लेंडरनेस रेशियो उसकी ज़्यादा हुई, तो देयर आर चांसेस कि स्ट्रेस रिवर्सल हो, और ये भी क्रिटिकल होता है। देयरफॉर लिमिट किया जाता है कि स्लेंडरनेस रेशियो शुड रिमेन विद इन द लिमिट। सो हमारे पास ये तीन, इस वजह से हम करते हैं लिमिट के लेटरल डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो, जिसको हम बकलिंग कहते हैं, वाइब्रेशन ना हो, और तीसरा स्ट्रेस रिवर्सल ना हो। सो लिमिट्स क्या है, AIIC जो कोड है वो स्पेसिफाई करता है टू लिमिट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर्स अप टू 300, कि स्लेंडरनेस रेशियो अगर मेंबर्स की 300 या उससे कम होगी तो दैट मीन्स कि मेंबर सेफ है। आस्टो जबकि स्पेसिफाई कर रहा है अगर तो मेन मेंबर है, ठीक है, तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो 200 है, और अगर सेकेंडरी मेंबर है, सपोर्ट दे रहा है, अगर वो लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके लिए 240 है। जबकि आस्टो एक और भी कहता है, सजेस्ट करता है कि रेशियो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ 140 फॉर द मेंबर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सल। अगर मेंबर सब्जेक्ट हो रहा है स्ट्रेस रिवर्सल, अगर ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेस रिवर्सल हो रहा है, तो उसके लिए लिमिट कर रहा है कि अगर उसने अलाउ कर दिया कोर्ट के भाई स्ट्रेस रिवर्सल हो बेशक ठीक है, बट स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी विद इन 140 लिमिट्स हो जाएगा, ठीक हो गया। सो ये लिमिट्स हैं। चलते हैं जी हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइन प्रॉब्लम है। इसमें आपने बेसिकली मेंबर को डिज़ाइन करना है। अब क्या कहता है, सिलेक्ट अ 30 फीट लॉन्ग, लेंथ बता दिया कि मेंबर की लेंथ कितनी है, 30 फीट लॉन्ग, W12 सेक्शन। उसने हमें फिक्स कर दिया कि भाई मेंबर कौन सा यूज़ करना है, W12 सेक्शन यूज़ करना है ऑफ A992 स्टील टू सपोर्ट अ डेड सर्विस लोड। डेड लोड कितना है 130, लाइव लोड कितना है 110, एज शोन इन द फिगर। कि उसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो कि उसके कनेक्शन ऐसा हो कि उसके W सेक्शन है। द मेंबर इज़ टू हैव अ 2 लाइन ऑफ बोल्ट्स इन ईच फ्लैंज। जब बात कर रहे 2 लाइन ऑफ बोल्ट्स, तो एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये बनी हुई है और एक लाइन ये हुई है। इन ईच फ्लैंज मतलब टॉप फ्लैंज में भी 2 लाइन है और नीचे वाली फ्लैंज में भी 2 लाइन है। और लाइन किस बोल्ट्स की है, 7/8 इंच बोल्ट वाली है, ठीक है। और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। मतलब आप मेंबर के अगर मेंबर के आप इधर खड़े हैं तो आपको साइड से क्या नज़र आएगा, ये ऐसे नज़र आएगा, और अलॉन्ग द लेंथ ऐसे है, ठीक है। ऊपर ये किसी भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर ये किसी भी प्लेट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, ऐसे ऐसे बोल्ट रेल हुआ पड़ा, ये ऐसे कनेक्शन हुआ पड़ा। और सेम इज द केस फॉर इधर कनेक्शन वाली जगह पर कुछ ऐसे हो सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लोड कैसे अप्लाई हो रहा है, डेड टेंसाइल एंड लाइव लोड हो जाएगा। तो वो कैसे अप्लाई हो रहा है, लोड इसको ऐसे स्ट्रेच आउट कर रहा है, ऐसे इसको पुल आउट कर रहा है, ठीक हो गया। अलॉन्ग द लेंथ इसको पुल कर रहा है। अच्छा जी, चलता रहा, अगली स्लाइड में आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब करना क्या है, आपको एक तो उसने फिक्स कर दिया कि W सेक्शन डिज़ाइन करना है। W12 का मतलब ये है कि उसने आपको बाउंड कर दिया कि W12 का मतलब क्या होता है कि 12 इंच उसकी डेप्थ कितनी है, 12 इंचेस है,
ये उसने बाउंड कर दिया। बट दूसरी डायमेंशन क्या होती है इसके साथ, W12 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, लेट्स से 30 हो सकता है, 40, 45 क्या हो सकता है। वो जो नेक्स्ट टर्म होती है वो क्या हो जाता है, उसका वेट बताती है। मैं आपको टाइम एंड टाइम अगेन समझा चुका हूँ कि वो जो नेक्स्ट टर्म होगी, अगर W मैं बात करूँ 12 बाय व्हाट शुड आई से, अगर 40, ठीक है, लेट्स से अगर मैं 40 की बात कर रहा हूँ तो वो ये 40 क्या चीज़ है, 40 पाउंड पर फीट, ठीक है, जो उसका वेट हो जाएगा। तो मेंबर की डेप्थ उसने फिक्स कर दिया कि मेंबर की डेप्थ 12 इंच रखनी है, बट उसका वेट कितना हो ताकि ये डेड और लाइव लोड वो बर्दाश्त कर सके। तो आपने बेसिकली मेंबर को डिज़ाइन करना है, ठीक है, कोई भी मेंबर हो सकता है, आपने मेंबर का साइज़ बताना है बेसिकली। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। हम चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें अल्टीमेट लोड फाइंड करना है। अब अल्टीमेट लोड फॉर द LRFD और ASD अलग अलग करेंगे। अल्टीमेट लोड जब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ डेड या लाइव लोड हो तो फिर पहले दो लोड कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, 1.4 डेड और 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव, ठीक है। अगर लोडिंग कॉम्बिनेशन में जाकर देख लें तो हमारे पास कुछ ये बन रहा है। पहला कॉम्बिनेशन 1.4 डेड, 1.2 डेड, 1.6 लाइव। ये जो LR है ये रूफ लाइफ लोड है, ये स्नो लोड है और ये एक और लोड है। चूँकि ये वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास तो ये पूरा लोड कॉम्बिनेशन ये टर्म खत्म हो जाती है। हमारे पास बचेगा 1.2 डेड, 1.6 लाइव बच जाएगा। सो हमारे पास मोस्टली आप ये यूज़ करोगे 1.4 डेड, 1.2 डेड, 1.6 लाइव। डेड लोड कितना था 130, इससे 182 किप्स बन रहा है। इससे डेड प्लस लाइव करेंगे तो 332। तो अल्टीमेट लोड ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे और वो क्या बन रहा है 332। इन केस ऑफ ASD मेथड हम लोड फैक्टर साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, वो हमारे पास जो भी लोड गिवन होता है हम उसको अलाउबल बोलते हैं। इसके लिए टर्म है PU दैट इज अल्टीमेट लोड और ये होता है अलाउबल लोड। इसमें सिंपली हम डेड प्लस लाइव कर देंगे दैट इज 240 किप्स। लोड आ गया, अल्टीमेट लोड आ गया फॉर LRFD और अलाउबल लोड आ गया फॉर ASD। अब क्या करेंगे, जब लोड आ गया तो अब हमें करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। और एरिया फाइंड करने के लिए क्या था, जैसे आपको बताया था कि फॉर द केस ऑफ यील्डिंग हम क्या करेंगे, मैं अगर इधर वापस चला जाऊँ तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। P अल्टीमेट लोड फाइंड कर लिया, फाई पता है, FY पता है, AG आ जाएगा। फॉर द यील्डिंग, फॉर द फ्रैक्चर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली, ठीक हो गया। सो अब क्या करेंगे, मैं अगर क्वेश्चन पर हूँ सो हमारे पास क्या हुआ कि अल्टीमेट लोड फॉर द LRFD कितना है, पहले मैं LRFD से कर लेता हूँ 332 ये। उसके बाद फाई फॉर द यील्डिंग होता है 0.9, FY कितना है 50। अब 50 कैसे आएगा, ठीक है, 50 पता चल रहा है A992 स्टील। A992 स्टील की एक और टाइप है, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टील की टाइप कौन कौन सी थी, A36 था जिसकी वैल्यू यील्डिंग और जो थी अल्टीमेट कुछ और थी। फिर एक A572 था जो हम पिछले प्रॉब्लम से भी कर चुके हैं। और ये एक और टाइप है A992 स्टील, ठीक है, ये स्टील की टाइप है। इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज़ 50 KSI, सही है। सो हम इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ है 50 KSI, ये गिवन होगी आपको, बहरहाल आपको याद भी होनी चाहिए। इसके हिसाब से आपको एरिया कितना रिक्वायर्ड है भाई, मेंबर ऐसा चूज़ करो जिसका एरिया ग्रॉस एरिया कितना हो 7.38 इंच स्क्वायर, अगर उसे यील्डिंग में बचाना है, ठीक है। ये यील्डिंग के लिए रिक्वायर्ड एरिया 7.38 इंच स्क्वायर। फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर क्या करेंगे, मैं फ्रैक्चर वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा। मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन होगी फॉर द फ्रैक्चर, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या चाहिए, PU आपको पता है, F अल्टीमेट भी पता होगा, फाई भी पता होगा, U चाहिए और एरिया ऑफ होल्स चाहिए, तब जाके आप ग्रॉस एरिया निकालोगे। सो अब उसका फिनोमेना क्या है या वो प्रोसीजर क्या है। सो ये आपके पास है PU डिवाइड बाई फाई F अल्टीमेट U प्लस एरिया ऑफ होल्स। तो अब क्या करेंगे, U की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब U की वैल्यू उसने क्या दिया, अज्यूम दैट U इज इक्वल टू 0.85 एंड अज्यूम दैट द फ्लैंज थिकनेस इज 0.380। ये वो बात है जिसकी मैं बात कर रहा था कि शुरू में इजम्पशन करेंगे। अब इजम्पशन ऐसे ही नहीं कर देनी, इजम्पशन करने का भी एक तरीका है, वो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, U की वैल्यू को मैं बाद में बताता हूँ, पहले तो मैं थिकनेस बताऊँगा, ठीक है। अब थिकनेस क्यों चाहिए, थिकनेस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एरिया ऑफ होल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ होल क्या होता था, नंबर ऑफ होल्स, ये नंबर ऑफ होल्स है, ये डाया ऑफ होल्स है, और वो जो मेंबर की थिकनेस, फ्लैंज थिकनेस, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये मुझे इस मेंबर की थिकनेस चाहिए। अब मुझे टोटल डेप्थ पता है बट मुझे मेंबर ही नहीं पता, तो मैं उसकी फ्लैंज थिकनेस कैसे बताऊंगा। उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले चले जाएं, आप इसको चेक कर लें कि लेट से मैं अगर इस चीज़ को देख लेता हूँ, मैं इधर से लेके चलता हूँ कि सबसे पहले कम से कम मुझे मेंबर साइज में कौन सा चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे फॉर द केस ऑफ यील्डिंग मुझे मेंबर अगर एरिया पता चल गया, फॉर द यील्डिंग मुझे एरिया पता चल गया 7.38, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन टेबल्स में जाऊँगा, ठीक है, और डिज़ाइन टेबल में चला गया। अब डिज़ाइन टेबल में मैं जाकर देखूँगा W12, W शेप निकालूंगा, W सेक्शन में मैं गया,
ठीक हो गया। और W12 में जाके मैंने देखना है कि भाई W12 कौन कौन से साइजेस हैं, W12/14, 16, 19, 22। मुझे एरिया रिक्वायर्ड कितना है, 7.38। अब मैं ऐसा मेंबर चूज़ करूँगा जिसका एरिया 7.38 से ज़्यादा हो बट उसके पास पास हो, जो इकोनॉमिकल पड़ेगा। सो इस हिसाब से मुझे 12/35 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 12/30 ज़्यादा हो जाएगा, 12/26 पड़ेगा। तो कम से कम सेक्शन मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये वाला। यहाँ तक क्लियर है। अब कम से कम मैं 12/26 में यूज़ करूँ तो इसके एरिया कितना है, 7.65। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसकी मेंबर थिकनेस जो कम से कम मेंबर साइज़ है, अगर मैं इसी को अजीम कर लूँ कि कम से कम मेंबर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फ्लैंज की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.380। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक हो गया। मैं इसी के पहले शुरू में इनिशियल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं जब फ्रैक्चर के लिए अलग से कर लूँगा। सो मैंने 12/26 मेंबर चूज़ कर लिया फॉर द केस ऑफ यील्डिंग, ठीक है। इसको अब मैं मिनिमम आगे चलाता जाऊँगा। सो इसका ग्रॉस एरिया कितना है, 7.65, और इसके लिए मिनिमम थिकनेस कितनी रिक्वायर्ड है, 0.380। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक चीज़ और चाहिए होगी मुझे, थिकनेस तो पता चल गई, मुझे इसके लिए जो इसका डिस्टेंस होगा वो चले मैं आगे जाके देख लेता हूँ उसको, स्लाइड्स में मैं चलता हूँ। सो अब क्या आया, assume that the flange thickness is about 0.380 in after looking at W12 section in LR of the manual which has the area of 7.38 or more, कि कम से कम जिसका एरिया 7.38 या उससे ज़्यादा हो वो कौन सा मेंबर बन रहा था, 12/26 बन रहा था। तो उसके लिए थिकनेस कितनी थी फ्लैंज की, 0.380। ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या, यू की वैल्यू 0.85 उसने कैसे चूज़ कर ली, यू की वैल्यू 0.85 उसने ऐसे चूज़ की, जैसे हमारे पास एक केस था, अगर जैसे मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर जो हमने किए थे ये वाले चीज़ें थे, ठीक है, ये जो स्पेशल केसेस थे फॉर दैट अगर डब्ल्यू सेक्शन हो तो हमारे पास ये था कि अगर 3 और मोर फास्टनर्स हो, अगर तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज शुड बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ डेप्थ तो यू की वैल्यू 0.9 है, और अगर लेस देन और 2/3 ऑफ डेप्थ तो यू की वैल्यू क्या ले लेनी है, 0.85। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने मेंबर कौन सा चूज़ किया था, मेंबर हमने इनिशियली कौन सा चूज़ किया, 12/26 12/26 चूज़ किया। और इसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी है, इसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी है, 6.5, ऑलमोस्ट 6.5 है। समझ में आया, विड्थ ऑफ द फ्लैंज आ गई, एंड उसको देखना है कि विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ डेप्थ और नॉट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो अगर देख लें हमारे पास डेप्थ कितनी है, इस मेंबर की डेप्थ कितनी थी, 12 इंचेस, 12 इंचेस डेप्थ आ गई, ठीक है। और विड्थ कितनी है मेरे पास, विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी है, 6.5, ठीक हो गया, मैं लेट से 6.5 है, ठीक है। अब 6.5 इसकी विड्थ है एंड इट इज़ लेस देन 2/3 ऑफ डेप्थ, इट इज़ लेस देन 2/3 ऑफ डेप्थ, क्योंकि डेप्थ कितनी थी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2/3 ऑफ डेप्थ, 2/3 ऑफ डेप्थ का मतलब है 8 इंचेस, तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज लेस देन 2/3 ऑफ डेप्थ, जिसकी वजह से मैं यू की वैल्यू 0.85 लूँगा इनिशियली, ठीक है। जैसे मैंने फ्लैंज की थिकनेस इनिशियली ये की 0.380 उस मेंबर से, इसी तरीके से मैं यू की वैल्यू भी ऐसे एज्यूम करूँगा। तो ये प्रोसीजर था। इस हिसाब से u इज इक्वल टू 0.85 वॉज अज्यूम सिंस बी एफ अपीयर्स टू बी लेस देन 2/3 ऑफ डेप्थ। तो u की वैल्यू आ गई, हमारे पास थिकनेस की वैल्यू आ गई, तो प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। तो हम क्या चाहेंगे, हम इधर से एरिया निकाल लेंगे, ग्रॉस एरिया। अब ये एरिया किसके लिए होगा, फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। सो मेरे पास पी यू दैट इज पी अल्टीमेट मैं फाइंड कर चुका हूँ। फाई की वैल्यू फॉर द फ्रैक्चर क्या हो जाएगी, 0.75। एफ अल्टीमेट होता है A992 स्टील के लिए 65 KSI। यू की वैल्यू 0.85 आ जाएगी जैसे कि इस फार्मूला में गिवन है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ होल्स। अब होल्स के एरिया कितने होंगे, अब देखिए 2 होल्स ऊपर वाले फ्लैंज में, 2 और बॉटम वाले में, और अगर एट अ टाइम में अगर सेक्शन कट करूँ, इसको ज़्यादा बेहतर समझने का तरीका ये कि ये लेंथ में मेंबर नज़र आ रहा है, इस पर यूँ फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन अगर कट करूं और उसको साइड से देखूं तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो एक जगह पर चांसेस क्या है कि क्रैक इधर से इनिशिएट हो और इधर से आ जाए, मूव हो जाए, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, जहाँ 2 ये जगह आ रहा है, एक क्रैक हो रहा है, तो हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन पे कितने होल्स डेवलप हो रहे हैं, 4, 1 2 3 4, अलॉन्ग द लेंथ में 2 ही नजर आएंगे, बट जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको 4 होल्स नजर आएंगे, ठीक हो जाएगा। तो 4 होल्स का एरिया हमें माइनस करना है। सो हमारे पास नंबर ऑफ होल्स 4 आ जाएंगे। एक होल का डाया कैसे फाइंड करेंगे, बोल्ट का डाया था 7/8, उसमें +1/8 कर दिया, तो ये हमारे पास होल का डाया आ गया। और मेंबर की थिकनेस कितनी है, 0.380। ये कहाँ से आएगी, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ,
ठीक है। ये मैं आपके स्नैपशॉट भी आगे लगा दिया कि 12/26 है और इसकी थिकनेस, मेंबर थिकनेस कितनी है 0.380। ये स्नैपशॉट इसी स्लाइड में लगी हुई है, आप इधर से भी देख सकते हैं, वरना आप डिज़ाइन मैनुअल में चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो मेंबर की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि होल किधर क्रिएट हो रहा है, इधर फ्लैंज में। सो ये हमारे पास होल्स की एरिया आ गया, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गई, और इन सबको ऐड करने के बाद मुझे एरिया रिक्वायर्ड जो चाहिए फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर दैट इज 9.53। ठीक हो गया। अब याद रखिए थोड़ा सा कि हमें फॉर द यील्डिंग के लिए कितना चाहिए था 7.38, कि भाई इतना कम से कम एरिया होना चाहिए मेंबर का, ठीक है, ग्रॉस एरिया, तभी वो यील्ड नहीं करेगा। और फ्रैक्चर के लिए कितना चाहिए 9.53। तो इनमें से प्रेफरेबल कौन सा यूज़ करेंगे, जाके मेंबर सेफ रहना अगेंस्ट फ्रैक्चर और यील्डिंग भी, तो हम यूज़ कौन सा करेंगे 9.53। ठीक हो गया। अब एरिया रिक्वायर्ड तो पता चल गया, एक चीज़ और चीज़ हमें चाहिए होगी ताकि हमें उस चीज़ को भी सेफ मार्जिन के लिए, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया पता चल गया, भाई मेंबर ऐसा चूज़ करना है जिसका एरिया 9.53 या उससे ज़्यादा हो। अब हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि मेंबर ऐसा क्या हो, उसकी एक और प्रॉपर्टी कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसा क्या हो ताकि उसकी स्लेंडरनेस रेशियो एक्सीड ना करे लिमिट से, ताकि उसकी स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट से एक्सीड ना करे। अब लिमिट क्या थी, लिमिट यही थी ना कि वैसे स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है L/R मिनिमम, एंड इट शुड बी इक्वल टू 300। ठीक है, यही था ना, लिमिट क्या थी कि मेंबर ऐसा यूज़ करना है कि स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी 300 या उससे कम हो। तो मुझे R फाइंड करना है, तो R मैं इधर ले जाऊंगा और 300 को इधर ले आएंगे, स्वैप कर लेंगे। सो सिंपल, ये R वैल्यू इधर आ जाएगी और 300 वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो अगर मैं इधर स्वैप कर लूँ तो इक्वेशन ये बन जाएगी L/300, और मिनिमम मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन कितना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास लेंथ मेंबर की कितनी थी, दैट वाज 30 फीट, 30 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ, टोटल लेंथ इन इंचेस, और डिवाइड बाय 300 कर दिया, तो हमें ये पता चला कि मेंबर ऐसा चूज कर रहा है जिसकी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन 1.2 होना चाहिए। ठीक हो जाएगा। अगर इससे कम हो जाएगा, लेट्स से अगर वैल्यू इसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ जाएगी। ठीक हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो 300 से एक्सीड कर देगी, तो कम से कम स्लेंडरनेस रेशियो 1.2 या इससे ज़्यादा हो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी कम से कम इतनी होनी चाहिए। सो दो रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस एरिया निकाला है और मिनिमम आपको रेडियस ऑफ गायरेशन आपको इतना चाहिए। तो अब आप देखोगे क्या, डिज़ाइन एड्स में जाओगे, डिज़ाइन एड्स में गए, डिज़ाइन एड्स मैंने लगा रखे हैं सामने, अगले स्नैपशॉट में लगा हुआ है कि हमें अब देखो एरिया पहले चेक करना है कि 12 मेंबर की डेप्थ फिक्स है, हमें उसने फिक्स कर दिया कि भाई 12 ही डेप्थ रखनी है, उसका वेट बता दो कि ऐसा कौन सा वेट यूज़ करेंगे। सो 12/30 का एरिया कम है, 12/35 का एरिया पूरा पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो एक तो हमें एरिया देखना था ये, ठीक है, और चीज़ क्या क्रिटिकल थी कि रेडियस ऑफ गायरेशन कम से कम 1.2 हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो इससे अगले पेज पर आएगा कि 12/35 मेंबर है, जैसे ये 12/35 मेंबर है, तो इसका मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन एक तो RX है, ये 5.25 है, और मिनिमम क्या हो जाएगा, इनमें से जो कम हो जाएगा RY कितना है 1.54। तो इसका देखो R मिनिमम जो कम वाला है वो 1.54 है और वो ज़्यादा है 1.2 से, तो ठीक हो, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा स्लेंडरनेस रेशियो चेक भी कंप्लीट होगा अगर हम ये मेंबर यूज़ करें। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें मेंबर कौन सा यूज़ करना चाहिए, 12/26 नहीं यूज़ करना चाहिए, 12/35 यूज़ करना चाहिए। सही है, तो ये क्लियर हो गया। तो हमने चूज़ कर लिया क्या, कि हमने चूज़ कर लिया कि लेट्स से आप 12/35 यूज़ करें, क्योंकि पिछला वाला जो मेंबर है वो तो फेल हो जाएगा फॉर द फ्रैक्चर। ठीक है, सो हमने मेंबर चूज़ किया 12/35, उसकी प्रॉपर्टीज लिख ली, ग्रॉस एरिया लिख लिया, उसकी डेप्थ लिख ली, उसका वेट लिख ली, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, मिनिमम जो रेडियस ऑफ गायरेशन था वो 1.454 लिख लिया, ये सारी प्रॉपर्टीज, और इधर से डिज़ाइन डेट से ये सारा कुछ लिखा गया। अब जब लिख लिया और मेंबर चूज़ कर लिया, अब हमने क्रॉस चेक करना है इसको कि भाई जो हमने मेंबर डिसाइड किया है वेदर इट इज सेफ और नॉट। सो अब क्या करोगे, उसको फिर से उसी तरीके से, देन अगेन सेम ही प्रोसीजर है कि उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ चेक कर लो और उसको हम चेक करेंगे कि अल्टीमेट लोड से कम है कि नहीं है। सो अब क्या किया, अब मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है 50 KSI, और इसका ग्रॉस एरिया कितना है इस मेंबर का 10.3। ठीक है, हमने अभी नोट किया इसका एरिया कितना है 10.3, क्योंकि अब मेंबर हमने थोड़ा बड़े वाला चूज़ किया। सो उसका 10.3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई 515 अगेंस्ट यील्डिंग, और जब मैं इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करूँगा फॉर LRFD तो इसकी कैपेसिटी कितनी बन गई 463.5। ठीक है, अलाउबल ASD मेथड में हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.67 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अलाउबल स्ट्रेंथ कितनी आएगी 308.4 अलाउबल डिज़ाइन स्ट्रेंथ।
ठीक है। अब इनको हमने कंपेयर कैसे करना है, जो हमने पहले स्टेप में फाइंड की थी, अल्टीमेट लोड कितना आ रहा था। तो अल्टीमेट लोड कितना था, अगर आपको याद हो, फॉर द केस ऑफ, ठीक है, फॉर द केस ऑफ हमारे पास अल्टीमेट लोड LRFD इतना था और ASD के लिए इतना था, ठीक है। तो ये कम से कम इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए आपने यील्डिंग की, आपकी कैपेसिटी कितनी है 463.5 और अल्टीमेट 332 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो भाई यील्डिंग में तो ओके है, यील्ड नहीं करेगा, लोड आ इतना रहा है और हमारे पास यील्डिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ कैपेसिटी इतनी है। सिमिलरली ASD मेथड से ये हिसाब बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्लियर है। अब हम फ्रैक्चर में चेक करेंगे। अब फ्रैक्चर में चेक करने के लिए फिर वही बात आ जाती है, ग्रॉस एरिया से हमें नेट एरिया, नेट एरिया से हमें इफेक्टिव एरिया चाहिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, दो तरीके हो सकते हैं। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस वाले तरीके से भी यू की वैल्यू चूज़ की थी, ठीक है, और वो दोनों केसेस उसने केस 2 और केस 7 दोनों से निकाल के दिया। अगर केस 2 से देखें तो मेंबर कौन सा है, W सेक्शन 12/35। हमेशा याद रखिए जब भी 12 इसका एक्स डैश फाइंड करनी होगा तो फॉर द W सेक्शन हम इसका हाफ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम इसका हाफ कंसिडर क्या हो जाएगा, अगर 12/35 है तो WT सेक्शन देखेंगे, ठीक है, और 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6 और 35 का हाफ क्या हो जाएगा 17.5। तो अब इसका एक्स डैश चाहिए, ठीक है। एक्स डैश हो जाता है एसेंट्रिसिटी ऑफ द कनेक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। एक्स डैश आप कहाँ से फाइंड करेंगे, मैं जाऊँगा डिज़ाइन एड में, आप डिज़ाइन एड खोलेंगे और डिज़ाइन एड में चले जाएंगे WT सेक्शन में, और WT सेक्शन में आएंगे, अगर मैं आ जाऊँ और WT सेक्शन आ जाएगा क्या 6 बाय, मुझे देखना है 17.5, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ये WT 6/17.5। अब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये y डैश डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कनेक्शन से लेकर इधर तक का डिस्टेंस जो होगा इसको हम y डैश बोलते हैं, और ये हम इस जो कि इस केस में x डैश हम इसको लिखेंगे, ठीक हो गया, कंसिडर करेंगे। सो हमारे पास कनेक्शन था 6/17.5 और इसका जो y डैश डिस्टेंस है दैट इज 1.3 इंचेस। ये इस y डैश को हम x डैश ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास अबाउट x y एक्सिस तो है ही नहीं, सही हो गया। सो 1.3 इंचेस उधर से आया, तो ये हमारे पास आ गया 1.3 इंचेस, ये x डैश आ गया। उसके बाद लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी हो जाएगी, चूंकि हमारे पास सेंटर ऑन सेंटर स्पेसिंग कितनी है, अगर मैं प्रीवियसली क्वेश्चन में जाकर दूँ तो 4 + 4 8 इंचेस आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ द कनेक्शन दैट वुड बी 8 इंचेस। सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 - x डैश डिवाइड बाय l, ये वैल्यू मैंने पुट की और इधर से मेरे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.84 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 0.84। केस 7 जो हमने अभी कंसिडर किया था उससे वैल्यू आ रही है 0.85। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है इस वाले मेंबर की, अब मैं इस वाले मेंबर के लिए जैसे विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो हमने नोट की थी वो कितनी थी 6.56, विच इज़ लेस दैन 2/3 ऑफ डेप्थ, विच इज़ लेस दैन 2/3 ऑफ डेप्थ, ठीक है। इस मेंबर की डेप्थ कितनी है 12.5, इससे कम है, देयरफॉर हम यू की वैल्यू 0.85 यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक इससे केस से ये निकल आई वैल्यू और एक ये निकल आई, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू यूज़ करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आ गई, पहले तो मुझे ग्रॉस एरिया क्यों ना, ग्रॉस एरिया से नेट एरिया निकालूंगा और फिर यू का काम आएगा ताकि हम उधर से इफेक्टिव एरिया निकाल सकें। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया में से देन अगेन सिंपल उसी तरीके से हमने एरिया ऑफ होल्स माइनस कर देने, ठीक है। ग्रॉस एरिया इस मेंबर का कितना था 10.3, उसमें से एरिया ऑफ होल्स 4 होल्स हैं, एक होल का डाय है 7/8 + 1/8 और मेंबर की अब थिकनेस कितनी है 0.520, पिछले वाले में 0.380 थी जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था, ठीक है। सो 0.520 से हमारे पास नेट एरिया आ गया। नेट एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, यू से, तो हमारे पास बन जाएगा इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया आ गया। अब इफेक्टिव एरिया को हम अल्टीमेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ अल्टीमेट से इनटू दिस, तो हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई 454.2। ये है नॉमिनल लोड कैरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट फ्रैक्चर। याद रखिएगा जो प्रीवियसली फाइंड किया वो अगेंस्ट यील्डिंग की है, वो अगेंस्ट यील्डिंग थी और ये जो होगी अगेंस्ट फ्रैक्चर होगी। देन अगेन इसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर कितना होता है 0.75, मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी अगेंस्ट फ्रैक्चर कितनी है 340।
ठीक है भाई, इतना लोड बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जाके फ्रैक्चर हो जाएगा। और हाँ, हमारे पास फॉर द ASD क्या होता है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी आ रही है 227, कि इतने लोड पे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा। ये मैं अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करता हूँ। अब LRFD मेथड से देखें, हमें क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि 340.7 किप्स लोड पे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा, जबकि हमारे पास लोड अल्टीमेट आ कितना आ रहा है 332, तो ये तो ओके हो गया। हाउएवर इन केस ऑफ ASD मेथड के हिसाब से क्या कह रहा है कि 227.1 पे फ्रैक्चर हो जाएगा, और आपके पास अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड से अलाउबल लोड कितना आ रहा है 240 आ रहा है, विच इज़ लेस देन दिस। देयरफॉर ASD मेथड तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ASD कहता है कि भाई ये मेंबर काफ़ी नहीं है, इससे बड़े वाला मेंबर चूज़ करें। हाउएवर फॉर द LRFD वो कह रहा है सेटिस्फेक्शन हो रही है, ठीक है, वो क्लियर है, चेक क्लियर हो रहा है। अच्छा, LRFD के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं। तो LRFD के लिए हमारे पास यील्डिंग का चेक भी हो गया, फ्रैक्चर का चेक भी क्लियर हो गया। अब स्लेंडरनेस रेशियो का चेक करना है। तो स्लेंडरनेस रेशियो का चेक क्या था कि हमारे पास मेंबर की लेंथ कितनी थी 30 फीट थी, उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया, और इस मेंबर की मिनिमम रेडियस ऑफ करेक्शन कितना था 1.54। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है 234, विच इज़ लेस देन 300, तो ओके हो गया। तो जो हमने मेंबर एज्यूम किया था, या जो हमने अब मेंबर चूज़ किया है 12/35, उसके तीनों चेक्स क्लियर हो रहे हैं एज पर LRFD, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है बाय LRFD यूज 12/35, W 12/35, और बाय ASD यूज नेक्स्ट लार्जेस्ट सेक्शन, उससे बड़े वाला सेक्शन चूज करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको आ जाएगा 12/40, ठीक है, बड़े वाला सेक्शन चूज करेंगे, और तब जाके आपका वो चेक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे अभी इधर आपके ये सारे चेक्स क्लियर हो गए आपके, इस तरीके से लेट्स से हमारा पहला ट्रायल था, सेकंड ट्रायल में हो जाएंगे, क्या पता थर्ड ट्रायल भी आपको करना पड़े। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये रिपीट करना है, इनके सारे चेक्स क्लियर करना है, तब जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है क्या। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरा इधर फ्रैक्चर में फेल हो रहा होता तो मैं फिर उससे बड़े वाला साइज़ चूज़ करता, मैं 12/35 के बजाय मैं फिर उससे नेक्स्ट वाले साइज़ पे चला जाता, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिपीट करते जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-1 ट्रायल्स करते हैं और उसके बाद जाके आपका चेक क्लियर हो जाता है। सो ये एक प्रॉब्लम था हमारे पास डिज़ाइन का, और भी प्रॉब्लम्स गिवन है, मैकॉर्मिक में भी असीगुआ की बुक में भी प्रॉब्लम्स गिवन है, आप उनको भी देखिए, और वो भी इस तरीके से सिंपल है, बट बेसिक थीम यही है, ठीक है, डिज़ाइन करने की थीम यही है। मैं स्टेप्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर में रिपीट कर दूंगा कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डिज़ाइन के लिए और फिर एनालिसिस के लिए। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट फॉर द डिज़ाइन प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास एक और प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम है एनालिसिस का। एनालिसिस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब एक हमारे पास सेक्शन गिवन है और हमने उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, या कुछ लोड उस पर आ रहा है और हमने ये बताना कि ये मेंबर सेफ है कि नहीं, ठीक है। इससे प्रीवियस डिज़ाइन में क्या कहता है कि हमने मेंबर का साइज़ बताना है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिज़ाइन और एनालिसिस में। अच्छा जी, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि द 2C 12/30, C स्टैंड फॉर चैनल सेक्शन, ठीक है, और वो कहना चाह रहा है कि 2 चैनल कनेक्शन है, 2 चैनल कनेक्शंस, और देन अगेन 12 क्या है, 12 इज द डेप्थ, एंड 30 का मतलब क्या है कि 30 इज द वेट, देन अगेन 30 पाउंड पर फीट हो जाएगा, इसका वेट है। एक चैनल सेक्शन का 12/30 है और 2 चैनल सेक्शंस को उसने इकट्ठा किया है। हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है, टू सपोर्ट अ डेड टेंसाइल वर्किंग लोड। डेड लोड कितना है 120 किप्स, लाइव लोड कितना है, लाइव लोड आपका कितना है 240 किप्स। मेंबर 30 फीट लॉन्ग, ठीक है, ये मेंबर भी 30 फीट लॉन्ग है, और उसके बाद कंसिस्ट ऑफ A36 स्टील एंड हैज वन लाइन ऑफ 3 7/8 बोल्ट्स, ठीक है, इन ईच चैनल फ्लैंज, ठीक है, इन ईच चैनल फ्लैंज हो जाएगा। एक लाइन ऑफ बोल्ट है, जैसे ये चैनल सेक्शन है, इसके एक फ्लैंज ये है, ठीक है, और एक बॉटम वाला फ्लैंज हो जाएगा, ठीक है, और हर फ्लैंज की लाइन में कितने बन रहे हैं 1 2 3 बोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। यूज AI स्पेसिफिकेशन डिटरमिन वेदर द मेंबर सेटिस्फैक्ट्री एंड डिजाइन द नेसेसरी टाइप प्लेट। वो ये कहना चाह रहा है पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि मेंबर सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, कि इस पर मैं लोड अप्लाई करूंगा ये मेंबर कहीं शील्ड तो नहीं कर देगा, ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसकी फॉर्मेशन समझाता हूँ इन व्यूज़ की, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लूँ, ठीक है। ये मेंबर शील्ड तो नहीं कर देंगे, फ्रैक्चर तो नहीं कर देंगे, और इनकी स्लेंडरनेस रेशियो एक्सीड तो नहीं करेगी, ये 3 चीज़ें करनी है। और फिर आपने ये जो डिज़ाइन प्लेट है, ठीक है, टाइप प्लेट है, आपने इसको भी डिज़ाइन करना है। और क्या कह रहा है, द बोल्ट्स आर 1.75 इंचेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चैनल। वो ड्रिल किधर किए हुए हैं, ये अगर चैनल सेक्शन है तो इसकी बैक से लेकर इसके सेंटर तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है दैट इज़ 1.75 इंचेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चैनल। तो ये चीज़ है। सबसे पहले अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि ये व्यूज़ कौन से हैं। ये है क्रॉस सेक्शन और ये है प्लान,
ठीक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप ऊपर प्लान से देख रहे हैं और प्लान से ये देख रहे हैं कि ये एक मेंबर है, ठीक है, ये एक चैनल सेक्शन नज़र आ रहा है, ये एक पूरा थ्रू आउट इधर से लेकर इधर तक चैनल सेक्शन है, और ये एक चैनल सेक्शन है, ठीक है। ये इनका टॉप फ्लैंज नज़र आ रहा होगा, जैसे ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि आप इधर मैं आपको कैसे बताऊँ, ये आप इधर ऊपर से ये देख रहे हैं और ये आपको ये व्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये वाला, वो ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इनको ज्वाइन किया गया है एक प्लेट के साथ, ये ऐसे, ये ऐसे, और वो ये प्लेट है, ये वाली प्लेट है। सो दिस इज़ द प्लान व्यू। और ये आपको इधर से क्रॉस सेक्शन से, मतलब ये है कि आप अगर इधर खड़े होंगे, ठीक है, और साइड से अगर देखेंगे तो आपको ये क्रॉस सेक्शन नज़र कुछ ऐसे आएगा। आई होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक हो गया। सो हमारे पास क्या है, एक चैनल सेक्शन ये है, एक चैनल सेक्शन ये है। देन अगेन ये प्लान व्यू, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसके टॉप वाला। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इसकी टोटल डेप्थ पता है, इसकी सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसकी चूँकि दोनों फ्लैंज, ये एक चैनल सेक्शन है इसका, तो इन दोनों का एक्स एक्सिस तो एक ही जगह पर होगा, ठीक हो गया। हाउएवर इस वाले चैनल सेक्शन का वाई एक्सिस इधर होगा, इस वाले का वाई एक्सिस इधर है, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे सेंटर है उसके अलॉन्ग द वाई, ठीक हो गया। और जबकि इन दोनों का अगर चूंकि एक प्लेट और दोनों प्लेट, इन दोनों प्लेट को कनेक्ट किया गया है, तो इन दोनों का सेंट्रॉइड मिलाकर होगा, इधर सेंटर में कुछ करके होगा, ठीक है। वो ये वाली लाइन बन रही है। इन दोनों का अगर जब कंपोजिट सेक्शन बनाया गया है, दोनों को मिलाया गया, फैब्रिकेट किया गया, तो फिर जाके टोटल जो मैं कह सकता हूँ नेट वाई एक्सिस जो बन रहा होगा, ठीक है, वो ये बन रहा होगा। अच्छा चलिए, उसके बाद क्या चीज़ है कि इसकी डेप्थ है 12 इंचेस, और ये जो कनेक्ट किए गए हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना रह गया इनके दरमियान, वो भी 12 इंचेस है। एक चीज़ और उसने बताई हुई है कि इसके बैक से इसके ये जो फ्लैंज के सेंटर तक डिस्टेंस कितना है, 1.75, इधर से भी 1.75 है, तो 1.75 बन जाता है 3.5, और अगर मैं 12 में से माइनस करूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 8.5 लेफ्ट, 12 माइनस 3.5 8.5। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम इसके आगे स्टेप्स की तरफ चलते हैं। हमने ये बताने के वेदर दिस मेंबर सेटिस्फैक्ट्री, इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो हमारे पास है यूज़ चैनल सेक्शन दैट इज 12/30, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक की प्रॉपर्टीज़ गिवन होगी, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि डिज़ाइन टेबल में जाओगे कि दो चैनल सेक्शन की इकट्ठी प्रॉपर्टी दी होंगी, हमेशा सिंगल की दी होंगी और हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब मैं सेक्शन में अगर डिज़ाइन टेबल में जाऊँ, सो डिज़ाइन टेबल में जाके आपने चैनल सेक्शन में जाकर देखना है। चैनल सेक्शन ऊपर डब्ल्यू सेक्शन के बाद आएगा आपके पास, ये चैनल सेक्शन, और मेरे पास सेक्शन क्या है 12/30, सही है, और वो ये है, वो ये बन रहा है 12/30, ठीक हो गया। सो 12/30 के लिए क्या करना है, इस एक का एरिया कितना है 8.81, ठीक है। सो हम किसी एक की प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे और उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ दैट क्लियर, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ है, इसकी डेप्थ है, उसके अलावा इसकी थिकनेस है, फ्लैंज है। अगर इसके नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊँ तो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी गिवन है 12/30, और इसका डिस्टेंस एक्स डैश, ये क्रिटिकल होता है। देन अगेन हमें ये रिक्वायर्ड होगा यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देन अगेन एक्स डैश इधर क्या चीज़ बता रहा है, एक्स डैश इसके बैक से लेकर इसके सेंट्रोइडल तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगी इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन, ठीक हो जाएगा। सो हमारे पास ये एक्स डैश इधर से आ जाएगा और वो हमें फाइंड आउट करना होगा, और वो हमें बल्कि अगर मैं देख लूँ तो इधर क्रॉस चेक कर लें, और हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 0.674 फॉर द केस ऑफ 12/30, ठीक है। ये एक चैनल सेक्शन हो जाएगा। सो हम चलते हैं, हमारे पास एक सेक्शन के लिए ग्रॉस एरिया 8.81 है ईच, उसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, एक की कितनी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 5.510, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन 162 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन 5.12 है ईच, और वाई एक्सिस 0.674 फ्रॉम द बैक ऑफ चैनल, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस किधर लाई कर रही है, ये इसकी बैक है, किसी भी चैनल सेक्शन की इस वाले साइड की अगर देखूँ तो ये बैक है और ये उसका वाई एक्सिस आ रहा है, तो इसके इधर से लेकर तक डिस्टेंस है 0.674, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय एक्स डैश, विच इज डिनोटेड बाय एक्स डैश हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और आर वाई की वैल्यू, देन अगेन आर वाई की वैल्यू, आर वो वाली यूज करनी है, आर एक्स भी होगा, आर वाई भी होगा, जो उनमें से कम वाली वैल्यू होगी वो चूज करनी है, दैट इज आर वाई, दैट इज 0.762 हो जाएगा। क्लियर हो गया।
चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, देन अगेन पहला स्टेप अल्टीमेट लोड फाइंड करना है। डिजाइन में भी हम यही करते थे कि पहले अल्टीमेट लोड फाइंड कर लिया, हमें पता है कि 1.2 डेड 1.6 से ही करता है, हम 1.4 हमने नहीं किया, इस वजह से हमने डायरेक्टली 1.2 डेड 1.6 लाइफ से कैलकुलेट कर लिया, और अल्टीमेट लोड कितना आया, दैट इज 528। ESD से सिंपली डेड प्लस लाइफ कर देंगे, दैट इज 360 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद यील्डिंग वाला पार्ट भी इजी है। देन अगेन यील्डिंग स्ट्रेंथ हमें पता है A36 स्टील की होती है कितनी, अगर मैं देखूँ, सॉरी फॉर दैट, ओके, सो हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है 36 KSI। और अब देखिए ग्रॉस एरिया, अब ग्रॉस एरिया कितना होगा, एक का कितना है 8.81, तो 2 चैनल सेक्शन है, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको याद रखना है कि सिर्फ एक से नहीं कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती हो जाती है। सो एक से नहीं करना, 2 टाइम्स ऑफ 8.81 टोटल एरिया से करना है। सो दैट कम्स आउट टू बी नॉमिनल लोड कैरिंग कैपेसिटी अगेंस्ट नॉमिनल डिजाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग, ठीक है। और उसको मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 570.9। ऐसा क्लियर हो गया। फॉर द ESD हम उसी को 1.67 से डिवाइड कर देंगे तो यील्डिंग के लिए आ जाएगा 379.8। ओके जनाब, हमारे पास अल्टीमेट लोड कितना आ रहा था 528, हमार डिजाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग कितनी होती है, यील्डिंग कितने पे होगा 570.9 पे, ठीक है। और हमारे पास लोड इतना आ रहा है, इससे कम है, देयरफॉर ओके। ESD के लिए भी ओके है अगेंस्ट यील्डिंग। यहाँ तक क्लियर है जी, गुड हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फॉर द केस ऑफ रप्चर। रप्चर के लिए हमें फिर से वही चीज़ है, हमें नेट एरिया रिक्वायर्ड है, और नेट एरिया रिक्वायर्ड के लिए हमें मतलब वो एरिया ऑफ फोल्स माइनस करने हैं। अब देखिए सबसे पहले इस 2 को भूल जाएं, ठीक है, इस 2 को बेसिक रिमूव कर दें, मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले एक लेट से चैनल कंसिडर करें, एक चैनल है 8.81, ठीक है, और उसमें कितने होल्स बन रहे होंगे एट अ टाइम, एक सेक्शन पर कितने होल्स बन रहे होंगे। अगर मैं इसकी प्लान में देखूँ, ठीक है, लोड कहाँ से अप्लाई हो रहा है, इधर से लोड अप्लाई हो रहा है और इधर से लोड अप्लाई हो रहा है, ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। और एट अ टाइम अगर सेक्शन कट किया गया है लेट से, और क्रैक क्या हो जाएगा, इधर से क्रैक जनरेट होगा, ठीक है, हिस्से में से ऐसे जनरेट हुआ, और ये अलग हो सकता है, ये पोर्शन इधर मूव हो जाए और ये पोर्शन इधर मूव हो जाए, क्रैक इधर से इनिशिएट हो सकता है, क्रैक इधर से इनिशिएट हो सकता है। तो एट अ टाइम अगर मैं क्रॉस सेक्शन कट कर रहा हूँ, ये मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद अगर इसको मैं इधर से देखूं तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। अब एक चैनल में कितने होल बन रहे हैं, 1 और 2, एक चैनल में कितने होल आ रहे हैं, चैनल सेक्शन में 2 होल्स आ रहे हैं। एट अ टाइम अगर क्रॉस सेक्शन कट करूं तो इसे ये एक चैनल 2 होल्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो दूसरे चैनल भी 2 करेगा, तो टोटल 4 होल्स हो जाएंगे। हमें 4 होल्स के एंड माइनस करना होगा। सो मैं पहले सिर्फ एक के लिए कर लेता हूँ। एक के लिए नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 2, ये नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे एक के लिए। ये डायाफ होल आ जाएगा, 7/8 बोल्ट है, और फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, चूंकि फ्लैंज में ही होल क्रिएट हो रहा है तो 0.501, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ये सब हो रहा है एक के लिए, और जब मैं इस सब एक के लिए हो रहा है तो इसको मैं सिर्फ 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास नेट आ रही जाएगा दोनों के लिए मिला के। जैसे क्रॉस एरिया किया था ऐसे सिंपली हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया। सो नेट एरिया कितना बच गया, 15.62। अच्छा जी, नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई एल, ठीक है। एक्स डैश क्या था, एक्स डैश मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वाले सेक्शन के लिए हमने कैलकुलेट किया था, और इसके लिए हमें वो बता रहा था, जाके डिज़ाइन एड में देखोगे जाके एक्स डैश ये आ जाएगा 0.674, ठीक है। तो हमारे पास 0.674 आ गया, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा ये 1 माइनस 0.674, और उसको मैंने लेंथ ऑफ द कनेक्शन, और लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी आई, लेंथ ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ द कितनी कनेक्शन आ रही है, हमारे पास बोल्ट्स हैं, 3 बोल्ट्स हैं इन अ लाइन, ईच 3 इंच ऑन सेंटर। 3 इंच ऑन सेंटर का मतलब क्या है कि इधर से लेकर इधर तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंचेज है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंचेज है। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 + 3, लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी होगी, ठीक है। मैं पूरी प्लेट नहीं कंसिडर करूँगा, जो पहले बोल्ट लेकर लास्ट बोल्ट तक होता है उसको हम लेंथ ऑफ द कनेक्शन कंसिडर करते हैं। सो 3 + 3 दैट वुड बी 6 इंचेज हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द कनेक्शन दैट वुड बिकम 6 इंचेज। सो 2 × 3 6 इंचेज, 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाय एल, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0.89। याद रखिएगा, इसके लिए हम जनरल केस है, चैनल सेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, जैसे प्रीवियस में था ना, डब्ल्यू सेक्शन में था कि केस नंबर 7 में उसने बताया था कि अगर वैल्यू ये हो तो 0.9 ले लेंगे और 0.85। चैनल सेक्शन के लिए ऐसा नहीं, चैनल सेक्शन के लिए हम ये जनरल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, केस 2 वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक हो जाएगा। ये वाला 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाय एल। बाकी डब्ल्यू सेक्शन और इनके लिए स्पेसिफिक केसेस के बना, बट चैनल सेक्शन के लिए सच स्पेसिफिक केस नहीं है। क्लियर हो गया, यू की वैल्यू पता चल गई, नेट एरिया निकाल दिया। सिंपली क्या करेंगे, एफ यू दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और यू इंटू ए एन, ये हमारे पास इफेक्टिव एरिया में ला के बन जाएगा, तो हमारे पास टोटल ये आ जाएगा नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट किसकी आ जाएगी, दिस वुड बी अगेंस्ट फ्रैक्चर,
नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर। इसको मैं फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर मैं इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करूँगा, सही हो गया। सो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगी डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर, और ये अगर इसको मैं इन केस ऑफ ASD से डिवाइड करें तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर फॉर द ASD आ जाएगा। दोनों क्या है कि 604.7 पर जाके फ्रैक्चर होगा, और हमारा लोड कितना आ रहा है 528, तो भाई सेफ है। सिमिलरली फॉर द ASD फ्रैक्चर इतने पर होगा, और लोड कितना आ रहा है ये आ रहा है, तो शील्डिंग भी क्लियर हो गया, फ्रैक्चर भी क्लियर हो गया। अब लास्ट जो चीज़ रह चुकी स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला क्या था, दैट वाज L डिवाइड बाय R मिनिमम, ठीक हो जाएगा। तो अब R निकालना है, R मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, कम से कम वो कितना होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये जो हमने फाइंड किया है, ये जो RY है ये एक सेक्शन के लिए है, तो हमें तो कंपोजिट सेक्शन है, एक सेक्शन तो नहीं है चैनल सेक्शन, तो हमें दोनों का मिला के वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम सिंपल सी चीज़ है कि जैसे R का फार्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय A, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डिवाइड बाय A कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डिवाइड बाय A कर देंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x कितना होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x कैसे कंसिडर करेंगे, एक के लिए कितना है 162, ठीक है। और चूंकि इसकी भी एक्सेस x एक्सेस इतनी है, यहीं पर है, इसकी लोकेशन यही है, और इसकी भी x एक्सेस यही है, तो अगर मैं इसका कॉम्पोजिट सेक्शन तैयार कर रहा हूँ तो उस कॉम्पोजिट सेक्शन की भी x एक्सेस यहीं लाई कर रही होगी। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको सिंपली IX मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कॉम्पोजिट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाउएवर फॉर द केस ऑफ y एक्सिस, अब कॉम्पोजिट सेक्शन की y एक्सिस यही है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो IY गिवन है वो फॉर दिस सेक्शन 5.12, और इसके लिए भी क्या हो रहेगी 5.12। मैं इसके लिए ये नहीं कर सकता कि चूंकि इनकी लोकेशन डिफरेंट है, वो एक जगह पर लाइन नहीं कर रही, ठीक है। तो कंपोजिट की ऑब्वियसली इनके दरमियान इसकी लोकेशन ये है, तो इनके सेंटर में लाई करेगी कंपोजिट के लिए, सेक्शन के लिए y, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, या हम पैरेलल लॉ थ्योरम लगाते हैं, और उसके लिए क्या तरीका होता है वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स y, 2 इंटू IY, एक का है 5.12 तो 2 टाइम्स ये कर दिया, ये एक होता है, प्लस क्या होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ईच सेक्शन इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड टू दैट सेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू दैट सेक्शन, इसको मैं D डैश कह देता हूँ, चलें। सो A इंटू D डैश, सही होगा। सो हमारे पास ये D डैश कैसे आएगा, देन अगेन ये 2 टाइम्स IY है, इसको मैं क्या कह देता हूँ IY, 2 टाइम्स IY प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ D डैश हो जाएगा, ठीक है। आपने ये वैसे थ्योरम पढ़ा हुआ है, बट देन अगेन दोबारा से रिपीट हो गया। सो हमारे पास क्या हुआ 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस, तो ये तो हो गया। अब डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता है कि इसकी बैक से लेकर यहाँ तक इसके सेंटर तक डिस्टेंस कितना है 0.674 आ गया, और टोटल कितना है ये 12 इंचेस। 12 का हाफ कितना हुआ, 12 का हाफ इधर से लेकर इधर तक कितना बना, दैट वुड बी 6, ठीक हो गया। तो 6 इंचेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसमें से 0.674 माइनस कर देंगे तो वी वुड बी लेफ्ट विद 5.326। सो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इस वाले सेक्शन, ये वाला जो चैनल सेक्शन है, इसके सेंट्रॉइड से कंपोजिट वाले सेंटर तक, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी यही सिनेरियो होगा, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक भी 5.326 बन रहा होगा। तो हमें क्या करना है, एरिया इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो D डिस्टेंस है इसका स्क्वायर आता है, सही है। सो दिस इज द फार्मूला, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो 2 टाइम्स इनटू एरिया, एक चैनल सेक्शन का एरिया दैट इज 8.81, और इनटू D, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड एक चैनल के सेंटर से टोटल का जो सेंटर है उसके, और उसका फिर स्क्वायर ले लिया, इसको D डैश मैंने बोल दिया, और उसका स्क्वायर लेंगे बाद में, तो आपके पास ये IY आ जाएगा, कंपोजिट सेक्शन का IY ऐसे निकालेंगे, ठीक हो गया। अब IX आ गया, IX के लिए क्या हो जाएगा, RX निकालना है, तो IX डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया जब मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये जो हमने 2 का मिला के किया था, ये 17.71 कैसे बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8.81 करेंगे तो ये आपके पास टोटल एरिया होगा 2 चैनल सेक्शंस का मिला के। सो IX डिवाइड बाई AG, ठीक है, दैट इज 17.62, ये उधर से आ जाएगा। फिर से मैं बात कर रहा हूँ 17.62 कहाँ से आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 8.81, ये आ जाएगा। RX आ जाएगा 4.29। RY कैसे निकालेंगे, IY, ये जो आपने IY निकाला है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एरिया, ठीक है, ये ग्रॉस एरिया,
देन अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 8.1, तो ये आपके पास आर वाई आ जाएगा। अब इसमें आर एक्स कितना है 4.29 और आर वाई कितना है 5.38। तो अब आपने आर एक्स यूज़ करना है 4.29 विच इज़ आर मिनिमम, जो इनमें से कम वाला है। इस तरीके से आर मिनिमम आपके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके टेबल देखना है और उधर से वैल्यू रिपोर्ट कर देनी है। कंपोजिट सेक्शन की ये प्रोसीजर है, बस सिंपल है। जब आर मिनिमम आ गया तो सिंपली आपने स्लेंडरनेस रेशियो चेक कर लेनी है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या करेंगे, हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो आई है, लेट से मेंबर की लेंथ कितनी थी 30 फीट, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया और डिवाइडेड बाय आर एक्स कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू ऐसी आएगी कि 83.9 विच इज़ लेस देन 300, तो ओके। फॉर इंस्टेंस अगर ओके नहीं होता तो फिर आपने क्या कर देना है कि मेंबर इज सेफ अगेंस्ट, लेट से मैं कहता हूँ कि मेंबर सेफ है अगेंस्ट यील्डिंग, क्लियर हो गया, अगेंस्ट फ्रैक्चर भी क्लियर है। लेकिन अगर इधर इसकी स्लेंडरनेस रेशियो 300 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपने क्या देना है कि मेंबर में क्या हो रहा है कि बकलिंग के चांसेस हैं, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो इज नॉट सेटिस्फाइड सो देयर आर चांसेस ऑफ लेटरल डिफ्लेक्शन। आप सिंपली ये मेंशन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा भाई एनालिसिस में ये चीज़ सामने आई है कि मेंबर यील्ड नहीं कर रहा, मेंबर फ्रैक्चर नहीं कर रहा, बट देयर आर चांसेस कि मेंबर बकल कर जाएगा या लेटरल डिफ्लेक्शन हो सकती है या वाइब्रेशन उसमें चांसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया मेंबर का एनालिसिस, ठीक है। बट एक चीज़ उसने और बताई कि आपने जो टाइप प्लेट है ना, ये वाली टाइप प्लेट है, इसको डिज़ाइन करना है। अब इस टाइप प्लेट का मकसद क्या है, देखिए हमारे पास ये जैसे ये प्लान में नज़र आ रहा है, तो ये चैनल सेक्शन की लेंथ कितनी बता रहा है, वो टोटल 30 फीट, ठीक हो गया। अब 30 फीट टोटल लेंथ है और हमें क्या करना है, हमें इसको कनेक्ट किया हुआ है फॉर द सेफ्टी पर्पज़ कि यार इसको कुछ ना कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं इसको देते जाएं। ये एक प्लेट इधर लगा देंगे, लेट्स अगर ये 30 फीट है, एक प्लेट इधर कनेक्ट कर देंगे एंड देन अगेन अलॉन्ग द लेंथ मैं अगर इसको यूं हाईलाइट कर दूं कि ये डिज़ाइन प्लेट है जिसके साथ कनेक्शन हुआ पड़ा है। अब इस टाइप प्लेट का मकसद क्या है, एक टाइप प्लेट का मकसद ये है कि ये जो दो चैनल सेक्शंस हैं इनके दरमियान डिस्टेंस मेंटेन रहे, अदरवाइज ऐसा ना हो कि ये टिल्ट करना शुरू हो जाए, ये पोर्शन इधर टिल्ट ना करना शुरू हो जाए, ये ऐसे करना है, तो इनके दरमियान सेफ और इनकी सिमिट्री अपनी एक शेप में रहे, ठीक है। अलॉन्ग द ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इनकी सिमेट्री रहे। तो टाइप प्लेट्स का डिज़ाइन हमने करना है। अब टाइप प्लेट्स का डिज़ाइन करने के लिए कि टाइप प्लेट के डिज़ाइन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ ऑफ टाइप प्लेट कितनी होनी चाहिए जिसमें ये 3 पोल्स आएंगे, उसकी विड्थ ऑफ टाइप प्लेट कितनी होनी चाहिए, टाइप प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, और फिर मैं कितनी स्पेसिंग पर टाइप प्लेट्स लगाऊँ। अगर 30 फीट लेंथ है मेंबर की तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि एक टाइप प्लेट लगानी है, ठीक है। देयर आर चांसेस, लेट्स से मैं ये कहता हूँ और ये कह देता हूँ, तो ये एक प्लेट इधर लगाऊंगा, ये एक प्लेट इधर एक लगा दूँ, एक प्लेट इधर लगा दूँ, एक प्लेट इधर लगा दूँ, मैं सिर्फ लाइन से डोनेट कर रहा हूँ प्लेट को। तो इन प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने, क्या एक प्लेट काफ़ी रहेगी, तो वो चेक करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। सो हम कैसे करेंगे, ये है डिज़ाइन ऑफ टाइप प्लेट। यहाँ तक हम कर चुके, मेंबर की अपनी स्लेंडरनेस रेशियो क्लियर है, बट अब टाइप प्लेट को डिज़ाइन करना है। तो टाइप प्लेट के लिए क्या करना है कि हमें डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ बोल्ट्स पहले तो फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ बोल्ट्स, अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊँ तो लाइन ऑफ बोल्ट्स के दरमियान मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 1.75 माइनस कर दिया, तो ये बीच में कितना बचा 8.5, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना डिस्टेंस बन गया 8.5 इंचेस, ठीक हो जाएगा। तो लाइन ऑफ बोल्ट्स, एक लाइन ये है बोल्ट की, एक लाइन ये है, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 8.5 इंचेस। सो एक तो ये चीज़ आ गई, ये क्लियर कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ बोल्ट 12 माइनस 1.75 8.5 इंचेस। तो हमें ये ऐसी स्पेसिफिकेशन में थंब रूल्स दिए हुए हैं, ये उसने डिज़ाइन गाइड दी हुआ है कि लेंथ ऑफ टाइप प्लेट्स, मिनिमम लेंथ ऑफ टाइप प्लेट कितनी होनी चाहिए 2/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट्स, ठीक हो जाएगा। जो पहला फाइंड किया डिस्टेंस, उसका 2/3 आपने कर देना है कम अज़ कम। जब बात करो लेंथ ऑफ टाइप प्लेट की तो वो उसका मतलब ये है कि इसकी कम अज़ कम लेंथ प्लेट की इतनी रखनी चाहिए, और कितनी रखनी चाहिए, जो इस लाइन, ये लाइन और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उनका 2/3 होना चाहिए, दैट शुड बी द लेंथ ऑफ टाइप प्लेट। तो लेंथ ऑफ टाइप प्लेट हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर हुआ। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसकी स्पेसिफिकेशन, तो ये कितना बन रहा है 5.67, हम थोड़ा ऑन द सेफर साइड उसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा रख लेंगे, 6 इंचेस। थिकनेस ऑफ टाइप प्लेट के लिए क्या है 1/50 ऑफ 8.5। देन अगेन जो दोनों लाइनों के दरमियान डिस्टेंस था बोल्ट्स की, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था सेंटर सेंटर, उसका 1/50
करेंगे तो आपके पास मिनिमम कम से कम थिकनेस आपने इतनी रखनी है प्लेट की, और वो बन रही है 0.17 इंचेस। ये क्लियर हो गया। तीसरी क्या चीज़ रहेगी कि प्लेट की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो प्लेट की विड्थ कैसे निकालेंगे, प्लेट की विड्थ ये है कि देन अगेन जो दो लाइनें हैं बोल्ट्स की, ठीक है, अगर मैं ये करूँ, ये लाइन बोल्ट की ये है, एक ये है, सॉरी ये एक बोल्ट की लाइन है, एक ये है, अगर इनके दरम्यान जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है, उनमें कम से कम इधर भी 1.5 इंचेस ऐड करना है और इधर भी 1.5 इंच आपने ऐड करना है, ठीक है। सो अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस करना था 8.5 इंचेस प्लस 2 टाइम्स 1.5 इंच इधर ऐड करेंगे कवर, 1.5 इंच इधर कवर ऐड करेंगे, तो उस हिसाब से विड्थ ऑफ द प्लेट कितनी बन रही है 11.5। हम उसको ऑन द सेफर साइड करने के लिए, ऑन द हार्ड साइड करने के लिए 12 इंचेस ही रख देते हैं। सो दैट इज 12 इंचेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेट आ गई, दैट इज 6 इंचेस, थिकनेस ऑफ प्लेट मतलब ये 0.17 को फ्रैक्शन में लिख लिया, और विड्थ ये आ जाएगी। अब लास्ट चीज़ आ जाएगी स्पेसिंग ऑफ टाई प्लेट्स। और स्पेसिंग ऑफ टाई प्लेट्स कितनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास हमने जैसे फाइंड आउट किया था एक मेंबर जो था उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना था 0.762, ठीक हो गया। हमारे पास जो मिनिमम था जो शुरू में हमने फाइंड आउट किया था ये एक चैनल सेक्शन का जो मिनिमम RY था वो कितना था 0.762, सही होगा। सो आपने क्या करना है, आपको जो लेंथ गिवन होगी मेंबर की लेंथ जो आपने फाइंड आउट करनी है भाई कितनी कितनी लेंथ के बाद, ये स्पेसिंग के बाद आपने उसको करना है। तो आपके पास ये क्या था, प्रेफरेबल क्या था, स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी 300। तो आपको क्या गिवन है, आपको RY पता है, आपको कितनी लेंथ में रखूँ ताकि स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, लेंथ की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये एक जैसे सॉरी ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है, एक प्लेट इधर कनेक्ट कर दी। अब मैं इस मेंबर की अनसपोर्टेड लेंथ कितनी रखूं ताकि मेरी स्लेंडरनेस रेशियो 300 से कम रहे। दैट मीन्स ये एक प्लेट अगर मैं इधर लगा रहा हूँ, ये प्लेट एक लगी हुई है, तो दूसरी प्लेट मैं कितनी लगाऊं ताकि इनके दरम्यान कितनी, इस मेंबर की लेंथ कितनी हो, ठीक है, ताकि स्लेंडरनेस रेशियो मेरी विद इन 300 है। टोटल मेंबर की लेंथ कितनी थी, दैट वॉज 30 फीट, जैसे मैं कह देता हूँ 30 फीट थी। तो मैं कितनी एक टाइप प्लेट इधर लगाऊं, कितनी स्पेसिंग टाइप प्लेट्स मुझे लगानी चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, ये जो लेंथ फाइंड करने के लिए स्पेसिंग आपने क्या करना है, सिंपली R की वैल्यू आपको गिवन होगी एक चैनल सेक्शन के लिए, सिर्फ इस वाले के लिए बात कर रहे हो, कंपोजिट के लिए नहीं करना इसमें। तो आप क्या करोगे, R की वैल्यू गिवन है और आप इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी आपके पास ये अननोन रह जाएगा, ये चीज़ L की वैल्यू आपको पास इधर से आ जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.762 डिवाइडेड बाई ये 12 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 19.05 फीट। 19.05 फीट का मतलब क्या है कि भाई साहब कि आप अगर पहली प्लेट इधर लगाना है उसके शुरू में, तो दूसरी प्लेट आपने टाइप प्लेट किधर लगानी है, इस पहली वाली से कितने डिस्टेंस पर, ऑलमोस्ट 19 फीट की डिस्टेंस पे, ठीक है। अब टोटल मेंबर की लेंथ कितनी है, टोटल मेंबर की लेंथ है हमारे पास लेट से 30 फीट, मैं ये कह देता हूँ कि 30 फीट उसकी लेंथ है। तो सिमेट्री पर्पस के लिए क्या किया कि अगर वैसे रिक्वायर्ड है, हमें एक प्लेट इधर रिक्वायर्ड है, दूसरी प्लेट इधर रिक्वायर्ड है 19 फीट पे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर लेट से टोटल 30 फीट है तो ऑन द सेफर साइड हम 19 फीट पे नहीं लगाएंगे, हम इसको 15 फीट पे लगा देंगे, मतलब उसके हाफ पे लगा देंगे। सो लेट से अगर रिक्वायर्ड कितना है 19 फीट पे लगाओ, हम उसके दरमियान बस मेंबर की बिल्कुल सेंटर में कर देंगे, उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो 15 फीट पे। सो ये चीज़ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। तो ये टाइप प्लेट का डिज़ाइन किया है कि यूज़, अब लिखेंगे क्या आखिर में कि यूज़ 3/16 इंचेस, इसका मतलब है थिक इतनी 3/16 इंच थिक, 6 इंच उसकी लेंथ हो जाएगी, 1 फीट उसकी विड्थ हो जाएगी। ये टाइप प्लेट की डायमेंशन ऐसे लिखी, थिकनेस ये आ जाएगी आपके पास इसकी लेंथ और ये उसकी विड्थ आ जाएगी। प्लेट टाइप प्लेट एट 15 इंच ऑन सेंटर, 15 फीट ऑन सेंटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग टाइप प्लेट्स के दरमियान कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 15 फीट। रिक्वायर्ड कितनी 19, बट हमने ऑन द सेफर साइड हमने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया कि अगर टोटल मेंबर की लेंथ है 30 तो हमने उसके हाफ पे एक लगा देंगे ताकि 15 फीट पे हमारे पास टाइप प्लेट बन जाएगी। क्लियर हो गया। सो दिस वाज इट। ये हमारे पास प्रॉब्लम था एनालिसिस का। एनालिसिस में बेसिकली हमने ये देखा कि ये यील्डिंग में क्लियर है कि नहीं है, फ्रैक्चर में क्लियर है कि नहीं है, और फिर देन अगेन इसकी स्लेंडरनेस रेशियो चेक भी लगाया, और फिर हमने इसका आखिर में टाइप प्लेट का डिज़ाइन भी
करना सीखा। सही हो गया। आई होप सो आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ थोड़े से। क्या एनालिसिस में बेसिकली क्या करेंगे हम, अल्टीमेट लोड पहला स्टेप निकालेंगे, अल्टीमेट लोड निकालेंगे। अल्टीमेट लोड के बाद हम चेक करेंगे कि यील्डिंग में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर में क्लियर करेंगे कि फ्रैक्चर में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फ्रैक्चर के लिए क्या करना चाहिए हमें, देन अगेन हमें नेट एरिया चाहिए होगा, और नेट एरिया के बाद हमें यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो नेट एरिया फाइंड करोगे, फिर यू की वैल्यू फाइंड करोगे, और फिर उसके बाद चेक करोगे फ्रैक्चर में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फ्रैक्चर में क्लियर हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, स्लेंडरनेस रेशियो क्लियर करनी है। स्लेंडरनेस रेशियो के लिए आपको आर मिनिमम चाहिए। अगर तो एक ही सेक्शन होता है डब्ल्यू सेक्शन, तो उधर से डायरेक्टली आर की वैल्यू आ जाती है, बट चूंकि इधर दो चैनल सेक्शन हैं, उसका एक कंपोजिट सेक्शन बना हुआ है, तो उस वजह से आर की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ी है। क्लियर हो गया। सो ये आ जाएगा, और उसके बाद अगेन आपके पास टाइपलेट्स का डिज़ाइन आ जाएगा, और वो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिज़ाइन की भी मोरलेस अप्रोच यही है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें भी ये करेंगे कि सबसे पहले आपके पास डेड लोड लाइव लोड निकाल लिया, फिर आपने एरिया रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है। एरिया रिक्वायर्ड अगेंस्ट यील्डिंग निकालोगे, उसको इनिशियली उस साइज़ को लेके चलना है। पहले अगेंस्ट यील्डिंग साइज़ डिसाइड कर लेना है, उसकी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, मतलब उसकी थिकनेस यूज़ कर लेनी है, उसके हिसाब से यू की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर इन दो चीज़ों से निकालोगे आप ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर। जब ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्चर निकला है, अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, और फिर आपने रिक्वायर करना है कि भाई मेंबर कौन सा चूज़ करूँ जिसकी उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन जो कितनी रिक्वायर्ड है, वो भी फाइंड कर ली। उसके हिसाब से आप मेंबर चूज़ कर लोगे, एंड देन अगेन आपने उस मेंबर को सेटिस्फाई करना है, फिर उसी तरीके से यील्डिंग में, फ्रैक्चर में, और स्लेंडरनेस रेशियो में। क्लियर हो गया। सो यू आर गुड टू गो। तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।